हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर की बात चल रही थी। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की पहली यूनिट चल रही थी। लगभग आधी यूनिट जो है वो इस लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगी। और पिछले लेक्चर्स की बात करें तो हम लोगों ने H2 एंटागोनिस्ट का पूरा डिटेल्ड लेक्चर देखा था। फिर मैंने एक लेक्चर आपको सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स का भी डाला हुआ है अलग से। तो वो लेक्चर्स आपने आशा करता हूँ देख लिए होंगे सारे। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड फॉर बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर। आपको सारे लेक्चर्स लाइन से मिल जाएंगे। और आज जो है इसी क्रम में हम लोगों का गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो एक और टॉपिक रह गया, आखिरी टॉपिक आपके सिलेबस का, वो मैं ख़त्म करूँगा आज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो होती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं वो भी, और गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी। मैंने आपको H2 एंटागोनिस्ट का MOA पढ़ाया था, प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, पिछला लेक्चर यानी ज़रूर देखिएगा, तब ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ा दी होंगी वो यहाँ रिपीट में नहीं करूँगा। तो कॉजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर जो होते हैं उनमें इतने सारे कॉजेज़ हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसी पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ को हम लोगों को ठीक करना है। इसको आप देख के नोट्स बना लीजिएगा, कॉजेज़ क्या होते हैं उसके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशन है जो इसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो पहले नंबर पे है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दूसरे नंबर पे है H2 एंटागोनिस्ट जो मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी है, कुछ एंटी एसिड्स भी हैं। क्योंकि मैंने आपको वहाँ बताया था कि गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है तो उस जूस के ज़्यादा निकलने की वजह से, और वो होता है एसिडिक, ये डिज़ीज़ होती है। तो एसिड को हमें अगर ख़त्म करना है तो हम एंटी एसिड्स भी दे सकते हैं, कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्सेशन भी बना सकते हैं। मान लीजिए HCl निकल रहा है, उसका अगर हम लोग कोई केमिकल के साथ कॉम्प्लेक्स बना दें, साल्ट फॉर्मेशन कर दें, तो ये एक तरीका हो सकता है। या फिर हम देखिए, मान लीजिए निकल रहा है तो उसको रोकने के कितने तरीके। पहला तरीका कि हम लोग निकलने का मैकेनिज़्म बंद कर दें। दूसरा तरीका वो मैकेनिज़्म जिससे चल रहा था वो बंद कर दें। तीसरा तरीका कि वो निकले उसके बाद उसे रोक दें। चौथा तरीका वो निकले बट उसे किसी और काम में लगा दें। तो ये 4-5 तरीके हैं। खैर, आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ही मुझे पढ़ाना है और वही आपके सिलेबस में है। तो ये कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के देखिए स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो अब डिटेल स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो चीज़ें थी वो ज़्यादा आपकी काम की हैं नहीं। तो डिटेल की अगर बात करें तो प्रिडाइल मिथाइल बेंजीमिडाजोल सल्फाइड जो होते हैं, दीज कंपाउंड सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू सल्फॉक्साइड डेरिवेटिव विच इज़ हाईली पोटेंट एंड आल्सो इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन पंप। मीन्स ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए रिवर्सिबली बाइंड करें, उसे टोटली इरिवर्सिबली ही ब्लॉक करते हैं। The benzimidazole proton pump inhibitor are product rapidly converted into sulfonamide intermediate in highly acidic medium. Weak basic benzimidazole accumulates in parietal cell in canular vesicular structure. Benzimidazole converted into sulfonamide and inhibit proton pump via covalent interaction with cysteine residues. These drugs must be delayed release and enteric coated granular dosage form. मैंने आपको पिछले लेक्चर में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। यहाँ केवल ड्रग की बात करते हैं कि जो बेंजीमिडाजोल टाइप की ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं और ये एक प्रोड्रग फॉर्म में होती हैं। ये जो हम लोग इन्हें खाते हैं तब प्रोड्रग होती हैं। आपको पता है प्रोड्रग क्या होती है, इस टाइप का ड्रग मोइटी जो बाहर इनएक्टिव फॉर्म में हो और खाने के बाद ड्रग फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में बदल जाए। ठीक है, तो ये सल्फोनामाइड में बदल जाती है जैसे ही हम लोग खाते हैं इमीडिएटली। फिर हाईली एसिडिक मीडियम जैसे ही आता है वैसे ही एक्टिव हो जाती हैं। वीक बेसिक बेंजीमिडाजोल एक्यूमुलेट और फिर ये सीधा पैराइटल सेल में जाती हैं। और आपको पता है पैराइटल सेल स्टोमच में पाई जाती हैं। तो जहाँ जैसे हम खाते हैं स्टोमच में जाती हैं, स्टोमच में मिलता है हाईली एसिडिक मीडियम। हाईली एसिडिक मीडियम मिलने से एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट होने के बाद स्टोमच की पैराइटल सेल में जाती हैं और पैराइटल सेल से ही निकलता है आपका गैस्ट्रिक जूस और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह से निकलता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी डिटेल बताया था इस सारी चीज़ों के बारे में। तो अब ये जैसे ही जाते हैं बेंजीमिडाजोल तो ये कन्वर्ट होते हैं सल्फोनामाइड में, और सल्फोनामाइड जो है वो इनहिबिट कर देता है प्रोटॉन पंप को वाया कोवैलेंट इंटरेक्शन विद सिस्टीन रेसिड्यूज। इसका एक छोटा सा MOA ये भी है। दीज ड्रग्स मस्ट बी डिलेड रिलीज एंड एंट्रिक कोटेड ग्रैनुलर डोसेज फॉर्म। ये कुछ इस तरह की ड्रग्स भी होती हैं जो कि आपको पता है बाहर ये क्या होती हैं, प्रोड्रग फॉर्म में होती हैं।
कुछ एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो यहाँ बना हुआ है, और मैंने आपको बताया हुआ था कि एक जनरल स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, उसमें मॉडिफिकेशन करके आप बाकी ड्रग्स से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आपके सिलेबस में जितनी ड्रग्स हैं उसमें आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है। इस स्ट्रक्चर में क्या है, 2 फिनाइल रिंग हैं, उससे एक सल्फोनामाइड मतलब एक सल्फ़र और डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस पे के बाद एक मिथाइल और फिर दूसरी एक फिनाइल रिंग है जिस पे 3 सब्स्टिट्यूशन हैं R2 OR R3, और जो पहली वाली फिनाइल रिंग पे था उस पे एक R1 सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इनके सब्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखेंगे तो आप इनके सारे स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे, ओमेप्राजोल के, लेंसोप्रोजोल के, पेंटापोजोल के और रेविप्राजोल के। और इसके साथ अगर वो सार पूछ लेता है, वैसे सार नहीं पूछा जाता है प्रोटॉन पंप का, कभी नहीं पूछा गया है, एक आध बार कभी हुआ हो तो प्रोटॉन पंप का सार नहीं आता है, इसलिए मैं सार नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और कहाँ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैंने आपको बताया, एक छोटा सा मोटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। चलिए थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स रिड्यूस और इनिबिट द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन बाय इनिबिटिंग द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन पंप या प्रोटॉन पंप फ्रॉम पैराइटल सेल ऑफ स्टोमच। मैंने आपको पहले बताया इरिवर्सली भी ब्लॉक करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। हाइड्रोजन ऑफ या पोटेशियम एटीपेज पंप को, इसके एंजाइम को द गैस्ट्रिक और मतलब एंजाइम को भी ब्लॉक करते हैं, साथ में प्रोटॉन पंप को भी ब्लॉक करते हैं। दे आर मोर पोटेंट एंड हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन H2 एंटागोनिस्ट। देखिए सही तो हम H2 एंटागोनिस्ट से भी कर रहे थे, लेकिन उनसे लॉन्गर ड्यूरेशन होते हैं, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है इस डिजीज़ में। ठीक है, इसके आपको एग्जाम्पल पता ही हैं, ओमेप्राजोल, लेंसप्राजोल वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए, थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन का। पिछले लेक्चर में देखा था वो अच्छा डिज़ाइनिंग का था, ये थोड़ा सा दूसरे तरह की डिज़ाइनिंग का देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था 3 रिसेप्टर होते हैं, तो देखिए 3 रिसेप्टर दिख रहे होंगे आपको ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं। पहला एसिटाइल कोलिन, दूसरा गैस्ट्रिन और तीसरा हिस्टामिन। तो हिस्टामिन वाला तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया दिया था, यहाँ फिर से डिस्कस्ड है वो चीज़, तो समझ में आ रही होगी आपको, खुद ही देख के दोबारा डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। पैराइटल सेल के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही। तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर जो है वो ब्लड के थ्रू जाता है, जो है ब्लड में होता है या पैराइटल सेल में होता है। तो ये इनिबिटर्स जो हैं ये जाते हैं पैराइटल सेल में, कैसे मैंने आपको बताया था, और फिर इसको ब्लॉक कर देते हैं इस हाइड्रोजन और प्रोटॉन के एक्सचेंज को। ठीक है, तो जब ये एक्सचेंज बंद हो जाएगा, माने ये जो हमारा प्रोटॉन पंप इनिबिटर है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, द PPIs कमिंग टू पैराइटल सेल फ्रॉम ब्लड मैंने आपको बताया। ठीक है, चेंज इनटू 2 चार्ज सल्फोनामाइड और सल्फोनामाइड फॉर्म्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक सल्फोनिक फॉर्म में होगी, दूसरा सल्फोनामाइड। रिएक्ट कन्वर्टली टू SH ग्रुप ऑफ तो भैया रिएक्ट करते हैं ये तुरंत कन्वर्टली SH ग्रुप ऑफ प्रोटॉन एटीपेज एंजाइम, उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है। इनएक्टिवेशन होने से ब्लॉक हो जाता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन ब्लॉक करना ही तो हमारा मेन काम था। तो हम लोगों ने यहाँ एक ड्रग ले ली, उस ड्रग का मैंने आपको बताया कि पहले उसका थोड़ा सा हाइड्रोजनेशन होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन मिलता है, और मैंने आपको अभी तो थोड़ी देर पहले बताया कि एसिडिक मीडियम में ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये सल्फेनिक फॉर्म बनती है, ये फिर डिहाइड्रेशन होता है यहाँ पे, तो ये सल्फोनामाइड फॉर्म भी बनती है। ठीक है, तो यही सब जो है फिर रिएक्ट करके आगे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। यूजेस की बात करें तो पहला यूज़ तो आपको पता ही है, दूसरा यूज़ जो है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में भी है, फिर जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी है। ये क्वेश्चन आपके जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर किस सिंड्रोम में यूज़ होते हैं, दैट इज़ जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, NSAIDs एसोसिएटेड अल्सर्स या हाइपोर क्लोरहाइड्रिया, स्ट्रेटग्रेसिन्स एंड अल्सर्स इसमें भी यूज़ होते हैं। तो ठीक है, वैसे ये चीज़ें बेसिक्स ही हैं, आपको पता है। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगला लेक्चर यहाँ गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। आधी यूनिट आपकी ख़त्म हो गई है, कॉन्ग्रेट्स आपको। भले ही समय ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने तरीके से लगभग 3.5-4 यूनिट ख़त्म कर देंगे। और अगली जो 2 यूनिट्स आने वाली हैं उनमें एक फ़ायदा होगा कि वो कोलॉजी और मेडिसिनल में बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है,
यहाँ हमें कोलॉजी में भी एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़नी है, मेडिसिनल में भी पढ़नी है, तो आधी चीज़ें कॉमन होंगी, इसलिए आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक अगर डाल दूँगा तो आपको दोनों में काम आ जाएगा, और इसीलिए सिलेबस हमारा हो जाएगा बड़े आराम से। तो देखेंगे हम लोग, जिस तरह से हो सकेगा उस तरह से आपको पढ़ाऊँगा। बेसिकली आप लोग अगर बताइएगा, मेरा मन है कि पहले 4th यूनिट स्टार्ट करी जाए और फिर 2nd 3rd यूनिट स्टार्ट करी जाए, क्योंकि 4th यूनिट आपकी अलग यूनिट होगी, 2nd 3rd यूनिट आप अपनी कोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर क्वेरी हो तो। वैसे क्वेरी तो होगी नहीं, सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है भैया, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। नंबर मेरा पता है आपको 9140403649। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, शेयर करिए अपने दोस्तों से और मोटिवेट करिए। कमेंट करिए कि आपको मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है, अगर कोई कमी है तो बताइएगा।